नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। हमने हजारों किस्से सुने हैं सफलताओं के कि उसने ऐसे मेहनत करी, उसका सिलेक्शन ऐसे हो गया। और कई बार आपने देखा होगा बच्चों को ये बताते हुए कि सर इस बार हमने जी जान लगा दी और हमारा सिलेक्शन हो गया। और कल टीचर्स डे पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया और अभी हम बैंक में काम कर रहे हैं। कल ही हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि यार सक्सेस की बात तो हर कोई करता है, फेलियर की बात बहुत कम लोग करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हर साल अगर काफी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो उससे ज्यादा बच्चे हर साल फेल भी हो रहे हैं। देखिए सिलेक्शन वालों के लिए तो हर कोई तालियां बजा रहा है, हर कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है, उनकी सक्सेस स्टोरी बना बना के पोस्ट कर रहा है। लेकिन जो फेलियर है ना सर, और ये तादाद इतनी ज्यादा है ना, इनको कई बार ऐसा होता है कि मेंटरशिप सही से मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती है और बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि ये इस परेशानी से ही निकल नहीं पाते। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। आज ही का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, बोला सर मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्री नहीं निकल रहा है। अब आप सोच के देखिए, आज अगर हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो 2021 से वो बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसी बेस पे मैंने लिखा है कि मोटा मोटा एक साल में बच्चा 8 से 9 पेपर देता है। मोटा मोटा 6 पेपर तो मोटे मोटे आपके प्री हो जाते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलो कि 8 9 10 पेपर साल भर में, तो 2 साल में तकरीबन 20 पेपर आप दे चुके होते हो। और जो बच्चा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है वो तकरीबन 20 बार फेल हो चुका है। और वो इतना ज्यादा इस समय डिप्रेस है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि सर मैं कैसे खड़ा हूं। मतलब कुछ बातें आपकी ऐसी हो जिससे मैं समझ पाऊं और जिससे मैं वापस से अपने आप को रीस्टार्ट कर पाऊं। तो आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए है। आप कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ मोटिवेशन जब हमारे सुनेंगे आपको लगेगा कि यार मुमकिन तो है, बस मुझे कुछ चीजों पे काम करना है। वो कुछ चीजें क्या है, वन बाय वन करके हम लोग बताना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले विशाल सर से बात करते हैं। विशाल सर, ओवर टू यू। बिल्कुल। देखिए बच्चों, है क्या, आप लोगों ने देखा ना, सक्सेस स्टोरी तो पता है सभी को, बट व्हाट अबाउट फेलियर्स। तो असल में हम जानते हैं कि आखिर में हम फेल क्यों होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं हम फेल क्यों होते हैं, तो आपके पास कारण अगर हो तो शायद कई सारे आपके सामने कारण होंगे कि शायद इस वजह से मैं फेल हूं, शायद इस वजह से मैं फेल हो गया और शायद इस वजह से। बावजूद उसके आपको लगता है कि नहीं, ये वजह भी 100% सही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, हम यूट्यूब पर लिखते हैं, हम देखते हैं हाउ टू बिकम एसबीआई पीओ, तो हमें वो बच्चे दिखते हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, उनकी सक्सेस स्टोरी दिखती है। हम स्टोरी देखते हैं और स्टोरी देखने के बाद हम उसी की फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब वहां पर तो कोई एक बच्चा है जिसका बचपन से एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है, मैथ्स भी अच्छी रही है, इंग्लिश भी अच्छी रही है, बढ़िया रही है, तो उसे एज मिल गया। उसने आगे आके रीजनिंग पढ़ ली, जीए पढ़ ली और उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो तो कहेगा थोड़ा सा ये मैथ्स कर लो, थोड़ा सा इंग्लिश कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, लॉजिकल आपका हो गया और आपने सीधा का सीधा सिलेक्शन ले लिया। क्या आपकी वो स्ट्रेटेजी हर बच्चे पर काम करेगी? नहीं। लेकिन बच्चा तो नया है, आप तो नए हो, तो पहली गलती हमारी यही होती है कि हम किसी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को देखते हैं और उसी की स्ट्रैटेजी को हूबहू फॉलो करने लग जाते हैं। कुछ समय बीतता है तब हमें समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। तो ये हो जाता है दोस्तों दूसरों पे डिपेंड होना। तीन शब्द मैं आपको बताता हूं। एक होता है डिपेंड होना, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट हैं आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में उस वीडियो के, जो वीडियो में आपने देखा कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, एज इट इज हमें करना है। तो फेलियर का सबसे पहला कारण है एज इट इज कोई स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी। हम एज ए टीचर भी आपको बोलते हैं कि यार आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन इन तीनों में जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा वीक लगता है उसमें ज्यादा फोकस करना है, और जो सब्जेक्ट लगता है स्ट्रांग है मेरा, उसको कम पढ़ना है। और ये तो हर किसी बच्चे का अलग अलग होगा। कोई बच्चा है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा लेट नाइट पढ़ना चाहता है। शेड्यूल कैसे सबके लिए सेम होगा? एक बच्चा जो जॉब करता है, एक बच्चा जो घर में गृहिणी है, वो होम मेकर है, और एक बच्चा जो जॉब भी नहीं करता, कॉलेज जाता है। एक बच्चा जिसके पास पूरा टाइम है, सबके लिए स्ट्रेटेजी अलग है। तो आज ही कसम खा लो कि डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी एक ही बात को पकड़ के नहीं बैठना है कि एक ही तरीके से सिलेक्शन होता है। पहली बात तो ये नहीं करना है। तो क्या करना है? दूसरी गलती बताता हूं। एक हो जाता है इंडिपेंडेंट अप्रोच। ये और ज्यादा खराब है। इंडिपेंडेंट पे समझते हैं अरे भाई हमें तो सब आता है, सब ठीक है।
क्योंकि हमने किताब में देखा अच्छा ये सिलेबस आ गया, हमने ये देख लिया अच्छा ये हो गया, हमने गाइडेंस ही नहीं ली किसी से। अरे मैंने मना किया है कि जो सक्सेसफुल हो गया है उसकी बात को एज इट इज फॉलो मत करो, लेकिन उसकी बहुत सारी बातों को तो फॉलो करोगे ना। उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के तरीकों को तो फॉलो करोगे ना, उसकी अप्रोच को तो फॉलो करोगे ना। जितना समय उसने दिया, हो सकता है उसको कम समय देना पड़े, आपको ज्यादा समय देना पड़े, बट समय तो देना पड़ेगा ना। तो दूसरी अप्रोच जो हम अपनी मर्जी से पढ़ने लग जाती कि आज मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में, आज मजा आ रहा है रीजनिंग पढ़ने में, आज मजा आ रहा है जीए पढ़ने में, आज मजा यहां आ रहा है तो उसे पढ़ने लग जाएं। ये एक इंडिपेंडेंट अप्रोच होती है जहां पर हम किसी की भी बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन पढ़ते दिन रात हैं। दूसरी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, इसी की वजह से हम फेलियर देखते हैं। जरुण सर ने बताया ना 20 फेलियर, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। मैं बताता हूं तीसरी अप्रोच दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट होना। इंटरडिपेंडेंट बड़ा शानदार होता है। हमने थोड़ा सा सीखा, अच्छा सक्सेसफुल लोग कैसे हुए, अच्छा ऐसे करके हुए, थोड़ा हमने सीखा टीचर से, टीचर्स ने क्या बताया, अच्छा ऐसे बताया, और फिर अपना दिमाग लगाया। किसका दिमाग? अपना दिमाग। मेरे लिए क्या सही है, टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं ऐसे, सक्सेसफुल लोग ऐसे हुए, मेरे लिए क्या सही है, मेरी करंट कंडीशन क्या है, मैं क्या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं क्या होम मेकर हूं, मैं क्या प्राइवेट वर्किंग जॉब वाला हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं एक सर्विसमैन हूं। ये आप अपने हिसाब से देखोगे ना, मेरे लिए क्या सही है, ये अप्रोच कहलाती है इंटरडिपेंडेंट होना। तो आपको उस इंटरडिपेंडेंट की अप्रोच को समझना होगा कि यानी कि थोड़ा सा यहां से सीखा, थोड़ा सा यहां सीखा और अपना दिमाग चलाना। एक स्टोरी सुनाता हूं, बड़ी ही फेमस स्टोरी है, सभी लोगों को देखकर याद आ जाएगी। एक लाइन लिखी हुई है, यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। एक मंडी थी, सब सब्जियों फलों की मंडी थी, सब्जियों की नहीं फलों की मंडी थी। उस फलों की मंडी में एक दुकान थी, उस दुकान पे बड़ा बोर्ड लगा था, उस बोर्ड पे यही बात लिखी थी, ठीक है, फल बेचे जा रहे हैं। वहां पर कुछ लोग आए, किसी ग्राहक ने कहा अरे ये क्यों लिखा है यहां ताजे फल बेचे जाते हैं, अरे यहां तो यही तो मंडी है, मंडी में नहीं बेचे जाएंगे तो कहां बेचे जाएंगे, यहां हटा दो, यहां की तो जरूरत ही नहीं है। उसने यहां हटा दिया। दूसरा आया, उसने कहा ताजे फल बेचे जाते हैं तो क्या बासी भी बेचते हो, अरे ताजे ही तो बेचोगे, ताजे हटा दो, ताजे का कोई यूज नहीं। उसने ताजे हटा दिया। फिर लिखा रहा फल बेचे जाते हैं। उसने कहा अरे मूर्ख, फल की मंडी में फल नहीं बेचे जाएंगे तो क्या सब्जी बेची जाएंगी, फल क्यों लगा देते हैं, बेचे जाते हैं। रह गया बेचे जाते हैं, अरे मंडी में तुम बेचने के लिए तो बैठे हो, क्या खरीदने के लिए बैठे हो, हटाओ बेचे जाते हैं। ये जाते हैं का तो कोई मतलब नहीं, क्या हट गया, बोर्ड हो गया खाली। फिर एक और ग्राहक आया, उसने कहा अरे खाली बोर्ड है, कुछ तो लिख दो। किस किस की सुनोगे, किस किस की अप्रोच सुनोगे, क्या कहीं किसी अप्रोच से फायदा हुआ उसको? ना आपको इंडिपेंडेंट रहना है, ना आपको डिपेंडेंट रहना है, आपको इंटरडिपेंडेंट रहना है। और इस इंटरडिपेंडेंट के लिए वी एज अ टीचर हमेशा आपको गाइड करते हैं कि आपको इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। एसबीआई पीओ आ रहा है, अभी अभी मौका है एसबीआई पीओ पे, हम चारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं 12:30 बजे पढ़ाता हूं पेड क्लास में अनअकैडमी पर। आप आइए, आप पढ़िए, आप वहां से सीखिए। मैंने आपको सब सिखा दिया, उसको देखिए, फिर देखिए ना कि आपके हिसाब से क्या जरूरी है। मैं तो कहता हूं एडिटोरियल पढ़िए मॉर्निंग में यूट्यूब पर, और ये पेड क्लास पढ़िए। आपको जरूरत है तो आप पढ़िए, नहीं जरूरत है मत पढ़िए। किसने कहा है पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना बोला जाए, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा कि राइट अप्रोच क्या है। वो राइट अप्रोच दोस्तों हम चारों बताते हैं। और मुझे लगता है अब आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि ठीक है, ना इंडिपेंडेंट होना ना डिपेंडेंट होना, हमें इंटरडिपेंडेंट होना। और इंटरडिपेंडेंट के लिए 4 टीचर बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया, ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप बैच में आते हो, पढ़ते हो, वो इंटरडिपेंडेंट की अप्रोच मैं सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा कि इंग्लिश के हर एक सेक्शन को कैसे स्कोर किया जाए। मैं सिखाऊंगा कि 30 में से आपके स्कोर 25 प्लस कैसे आए, मेंस में आपके 35 में से 30 प्लस कैसे आए, मैं ये सिखाऊंगा बस। और इतना सीख गए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अप्रोच एक ही रखनी है, दिमाग अपना लगाना है। हर एक बच्चा जो है वो सबकी सुनेगा, लेकिन करेगा कैसे, सबका थोड़ा थोड़ा लेकर अपने हिसाब से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है, कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया। फिर से चलते हैं, हम अभिजीत सर के पास चलते हैं। सर आपको बताएंगे, और ध्यान से सुनिएगा जीए को कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है? अभिजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, और मतलब जो बातें आपने बताई हैं, वाकई में एक बच्चा अगर समझे ना से तो ये बहुत बड़ी बातें होगी। आप अपने जो स्किल्स आपकी हैं उससे कैसे डेवलप कर सकते हो, विशाल सर ने बड़े प्यार से समझाया दोस्तों आपको। अब मैं अपनी बात करूंगा, ऐसे देखिए, तो सिलेक्शन हमारा क्यों नहीं होता? देखो, मैंने भी एग्जाम दिया और 1-2 एग्जाम में मैंने भी रिएक्शन देखा होगा। तो मेरे पास क्या रीजन था दोस्तों, मतलब रीजन होते क्या है,
एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनना। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन टाइम मैनेजमेंट का है। एक बच्चा जो तैयारी करने के लिए आता है तो उसके पास प्रॉपर उसे टाइम का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि हमने दिन की शुरुआत की, हमने क्वांट उठा लिया या रीजनिंग या इंग्लिश या जी, अब दिन भर हम वही पढ़ रहे हैं। ऐसा अगर हमने किया तो जो हमारे अदर सब्जेक्ट है, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, जी हो गया, हमने उस टाइम दिया ही नहीं। तो प्रॉपर टाइम का हमने ठीक से यूज किया नहीं। इससे क्या होगा कि आपका एक ठीक हो जाएगा बट दूसरा कमजोर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट आना चाहिए, पहली बात दोस्तों। दूसरी बात, लैक ऑफ रिसर्च। आपने रिसर्च किया नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों क्या होता है कि सर ने क्या बोला, एक बंदा आपके पास आता है, बोलता क्या है, यार वहां से पढ़ लो, किसी ने बोला वहां से पढ़ लो, किसी ने बोला वहां से पढ़ लो, आप यहाँ वहां घूम रहे हो। आपने प्रॉपर रिसर्च किया नहीं किया हमें किसे फॉलो करना चाहिए, यानी कौन सा फैकल्टी एजुकेटर आज के टाइम पर एग्जाम लेवल का पढ़ा रहा है, ये खुद से आपको आना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ वहां घूमते रह गए, मालूम चला एग्जाम आ गया और आप किसी को फॉलो नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से आप ग्रेजुएट हो, आप पीजी हो, इतने आप समझदार हो कि एग्जाम का लेवल क्या है और कौन कैसे पढ़ा रहा है दोस्तों। तो लैक ऑफ रिसर्च में एक बात तो ये भी है। दूसरी बात क्या दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने के लिए आते हो, जब मैं क्लास में आता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं कि क्वांट कितने नंबर की आती है मेंस में, पता ही नहीं होता है बच्चों को। अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे लड़ोगे भाई? आप सामने वाले को तभी हरा पाओगे जब आपको उसकी वीकनेस पता होगी। आपको एग्जाम का पता नहीं कि मैथ कितनी आ रही है, रीजनिंग कितने क्वेश्चन आ रही है, जीए कितनी आ रही है, पता नहीं होता है। और ये 60 to 70% बच्चों को पता नहीं होता है। बाद में हालांकि मालूम चल जाता है जब एग्जाम दे लेते हैं तब। तो अगर आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो अपनी स्टडी जो आप की है वो कैसे डेवलप करोगे कि क्वांट में इतने क्वेश्चन आने वाले हैं तो इतने कर लेंगे, रीजनिंग में इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे, इंग्लिश में इतने क्वेश्चन कर लेंगे, जीए में कर लेंगे। तो कहने का मतलब कि लैक ऑफ रिसर्च काफी ज्यादा होती है बच्चों में। तीसरा दोस्तों, मॉक टेस्ट। मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी सिखाती है आपके हिसाब से दोस्तों। अगर आप मॉक टेस्ट डेली देते हैं तो टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, वो आप एग्जाम से पहले सीख जाते हो, और एज वेल एज एक्यूरेसी दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम में आप ठीक से काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो आपने सीखा टाइम मैनेजमेंट, ना सीखा आपने एक्यूरेसी। तो मेरे हिसाब से हर बच्चों को मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। आप डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आप हैबिचुअल में रहते हैं एग्जाम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट है लास्ट, डिपेंडेंसी, जो विशाल सर ने समझा दिया ऑलरेडी। डिपेंडेंसी का बेटा मतलब क्या है कि देखो, हमने अपने से नहीं पूछा, जो हमारी अपनी बॉडी है, जो हमारा अपना सोल है, जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, जो हमारी अपनी वीकनेसेस है, हमने अपने से नहीं पूछा कि हमें क्वांट किस टाइम पढ़ना है, हमें जीए किस टाइम पढ़ना है, हमें इंग्लिश किस टाइम पढ़ना है, और हमें रीजनिंग किस टाइम पढ़ना है। हमने किसी का सुन लिया, कोई बोल रहा है कि यार रात में क्वांट पढ़ते हैं, हम 2 बजे तक पढ़ते हैं क्वांट। अब यार मुझे हैबिट नहीं है कि मैं रात में 2 बजे तक पढ़ूं। हाँ, मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं, बट मैं उसकी बात मान रहा हूं। अब 12 बजे से मैं नींद में हूं, मैं क्या पढ़ पाऊंगा यार? किसी ने बोल दिया कि यार जीए तुम इस समय पढ़ो। अब आप भाई जीए का या फॉर एग्जाम्पल दोस्तों रट्टा मारने का समय सुबह का होता है, ऐसा हमने देखा भी है। अब आप फालतू में शाम को बैठ के पढ़ रहे हो, जिस टाइम पर आपको रीजनिंग करनी चाहिए थी या मॉक देना चाहिए था। तो कहने का मतलब कि अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। आप अपने लिए बेस्ट एडवाइजर होते हैं दोस्तों। किसी और पर डिपेंडेंट उतना मत हो जाओ कि तुम्हारा पूरा स्ट्रेटजी खराब हो जाए। तो 4 चीजें ध्यान समझना मेरी बात जो मैंने समझाया: टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ रिसर्च, मॉक टेस्ट एंड डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, है ना गाइस? तो इस पर ध्यान देना। बाकी विशाल सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पुनीत सर, अरुण सर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो भी आपको समझाएंगे और अच्छे से। तो चलते हैं पुनीत सर और अरुण सर के पास, प्लीज। थैंक यू अभिजीत सर। दोस्तों, जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, विशाल सर ने और अभिजीत सर ने बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड किया। मैं भी इसमें अपने इनपुट डालता हूं कि हमने यहाँ पर आपको लिख रखा है 20 बार फेल। मतलब कि वो बच्चे जो 2-3 साल से बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, या वो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, पर वो कहीं ना कहीं क्लिक नहीं हो रहा है। तो
जब एक बार आपका एग्जाम निकलने लगेगा ना, तो 2-3 एग्जाम डेफिनेटली निकलेंगे, क्योंकि हर बार यही होता है कि एक बार एग्जाम निकल ले तो वो फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है और बच्चा अपने आप पर ट्रस्ट करने लगता है। मैं जानता हूं जब आप असफल होते हैं तो आपका कोई साथ ही नहीं होता और कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी ये चीजों का सामना हमें करना पड़ता है और हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं कि यार जो मैं रास्ते पर चल रहा हूं, क्या वो खराब तो नहीं है या गलत तो नहीं है, और हम जनरली अपना रास्ता बदल देते हैं और वापस जीरो से शुरू करते हैं। तो इसी चक्कर में हमारा रास्ता कभी-कभी और लंबा हो जाता है। तो मैंने भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। आप उन पर अगर काम करेंगे तो आप भी आगे आने वाले समय में इस फेलियर को तोड़कर आगे बढ़कर सिलेक्शन के रास्ते पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एवरीवन इज डिफरेंट। हर एक इंडिविजुअल दुनिया में अलग है और हर एक की अपनी-अपनी क्वालिटी यानी कि अपनी-अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी-अपनी कमजोरी, अपनी-अपनी वीकनेस। जैसे कि अभी अभिजीत सर ने आपको एग्जांपल दिया कि कोई मॉर्निंग में उठता है, कोई इवनिंग में उठता है। तो सेम सही बात है कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और आप मॉर्निंग में पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, तो आप इवनिंग की क्लास क्यों करेंगे या इवनिंग में क्यों पढ़ेंगे? और अगर आप इवनिंग का शेड्यूल रहा हमेशा इवनिंग में पढ़ते हो, तो मॉर्निंग की क्लासेस आप क्यों करेंगे? तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर उस पे काम करना, शायद रिजल्ट जल्दी मिले, है ना? तो हर एक इंसान अलग-अलग है। मैं एक एग्जांपल पढ़ रहा था, शायद आज या कल में मैंने एक इंस्टा पे एक स्टोरी देखी जहां पर एक व्यक्ति के बारे में आ रहा था, नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, शायद जापान के हैं वो, कि उन्होंने कहा कि मैं पिछले 12 साल से आधे घंटे ही सो रहा हूं और मेरी एनर्जी और एफिशिएंसी बढ़ गई है। हो सकता है जापान की जगह वो कहीं और के हो। तो मेरा कहना है, क्या आज हम उनकी बात सुनकर खुद भी आधा घंटा सोना शुरू कर दें? पता लगा हमारी तबीयत ही खराब हो जाए। तो हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ अलग-अलग है। अपने मन से जब आए, वो काम करे। तो उस इंसान को किसी ने बोला थोड़ी ना था कि तुम्हें आधे घंटे सोना है, बढ़िया लगेगा। उन्होंने खुद उस पर काम किया कि शायद आधे घंटे का काम किया जा सकता है। आधे घंटे सोकर भी काम चलाया जा सकता है। तो आप और मैं आधे घंटे सोकर काम नहीं चलाएँगे। मुझे तो सोने के लिए 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे की मुझे प्रॉपर नींद चाहिए। तो जब सोने का टाइम हमारा अलग-अलग है, तो पढ़ने का बराबर कैसे? बहुत लोग पूछते हुए रहते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो कहीं जवाब आता है हम 12 घंटे पढ़ते हैं, कहीं आता है हम 6 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ। तो क्या वो 12 घंटे जिसने बोला, उसकी स्किल या माइंडसेट और आपका माइंडसेट बराबर ही है? क्या उसकी स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ बराबर ही है? क्या उसकी कमजोरियां आपकी कमजोरियां बराबर ही है? नहीं ना। तो फिर टाइम पढ़ने का, सोने का, खाने का एक कैसे हो सकता है? हाँ, पर इन सब चीज़ों का एक टाइम हो सकता है जो आप खुद बनाएँगे अपने लिए, जो आपके लिए वर्क करेगा। सही है दोस्तों? तो अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाइए। कोई भी शेड्यूल ऐसा मत बनाइए जो आप पर बर्डन बन जाए, आपके ऊपर हावी हो जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता, मान लेते हैं कि आप एक दिन 24 घंटे बिना सोए रह जाएँ? हो सकता है, रह सकते हैं ना? पर क्या ऐसा हो सकता है कि 10 दिन आप बिना सोए रह जाएँ? तबीयत खराब हो जाएगी। और एफिशिएंसी तो छोड़ दीजिए, जब एफिशिएंसी की तो बात बाद में, आप 10 दिन जाग ही नहीं पाएँगे लगातार। तो मेरा कहना है, ऐसा काम क्यों करना है जो आप अपने ऊपर बर्डन मान के कर रहे हैं। तो आप क्या करें, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, आपने जो बचपन से अपने लिए तरीके बनाए हैं पढ़ने के, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, शायद रिजल्ट जल्दी निकलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करूं, मेक योर ओन पाथ। मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, हम लोग पढ़ने के लिए बार-बार रास्ते बदलते रहते हैं। चलो इस वाले टीचर से पढ़ लेते हैं, चलो उस वाले टीचर से पढ़ लेते हैं, चलो उस वाले टीचर से पढ़ लेते हैं, चलो ये वाला नहीं आया कहीं और पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, हर एक टीचर, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, सब सक्षम है आपको आपकी मंजिल पहुँचाने के लिए। एक बार जिसका हाथ थाम लिया, अब उसका हाथ थाम के आगे बढ़ते रहिए। हाँ, अगर आपने चेंज कर लिया तो जिसका हाथ थामा है, अब उसका हाथ थाम के आगे बढ़ते रहिए। बार-बार मंजिल तक पहुँचने के रास्ते बदलोगे तो मंजिल तक नहीं पहुँचोगे, बस भटकते रह जाओगे। तीसरा और अंतिम पॉइंट, स्ट्रॉन्ग, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट। मतलब मान लेते हैं आप मैथ में अच्छे हैं, तो स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करिए ना। आप मान लेते हैं रीजनिंग में कमजोर है या इंग्लिश में कमजोर है, उस वीकनेस को जब पता लग गया तो उस पर काम करिए ना। उस पर काम करने कौन आएगा? मान लीजिए आपकी रीजनिंग वीक है और आप रीजनिंग छोड़कर बाकी सब पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे अपने रास्ते पर पहुंचेंगे? मंजिल कैसे मिलेगी आपको? तो जो आपका वीकर सेक्शन है उस पर भी काम आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कब?
आज नहीं तो कल नहीं, आज नहीं तो कब, मतलब आज ही करिए। एग्जाम का समय चल रहा है। अपॉर्चुनिटीज, यही अपॉर्चुनिटीज जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करोगे तो वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो आप। थ्रेट कि ये तो मुझसे होएगा ही नहीं, मेंस तो मुझसे होगा ही नहीं, कि मेंस तो मैं बाद में पढ़ूंगा सर, प्री ही पढ़ लूंगा, शायद मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, वैकेंसी कम आएगी सर अगली बार तो, और सर कट ऑफ हाई चली जाएगी। ये जो जबरदस्ती के थ्रेट है जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, उसको थ्रेट क्यों बना रखा है? कंपटीशन है। हो सकता है बहुत बार बहुत मेहनत करने के बाद भी एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाए और अगली बार सिर्फ कॉन्फिडेंस और लगातार किए गए प्रयत्न से सिलेक्शन मिल जाए। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, रास्ते लिमिटेड है। इस सुनने के लिए सबकी सुन सकते हैं आप, सबकी पॉजिटिव चीजों को गैदर कीजिए, आपसे जिसकी ट्यूनिंग मिले उसको गैदर कीजिए, सारे प्लान को एक जगह लिख लीजिए पेपर पर, फिर एग्जीक्यूट कीजिए और उसको बार बार चेंज मत कीजिए, क्योंकि सफलता आपको जब भी मिलेगी, आज नहीं तो कल जब भी आप सफल होंगे, सब लोग यही बोलेंगे कि भैया आपने कौन से बैंक में सिलेक्शन ले लिया, आपका बैंक में एग्जाम निकल गया, कौन सा निकला? क्लर्क के पीओ। तो फाइनली यू आर ए बैंकर, ड्रीम है आपका बैंकर बनना, बैंकर बनना है। कोई नहीं पूछने वाला सिलेक्शन होने के बाद अच्छा 6 महीने लगे थे क्या 8 महीने लगे थे, क्या फर्क पड़ रहा है यार, 6 महीने लगे हो क्या 8 महीने लगे हो क्या 1.5 साल लगाओ। अरे भाई फाइनली तो बैंक में ही नौकरी लगी है ना। तो जर्नी है ये, इट्स अ जर्नी, एंजॉय योर जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। हो सकता है आप 1.5 साल में सिलेक्शन ले, हो सकता है आप 1 साल में सिलेक्शन ले, हो सकता है आप 2 साल में सिलेक्शन ले। अपनी चीजों को गैदर करिए और पंच करिए, आगे बढ़िए। अरुण सर। साथियों, जैसे पुलिस सर ने आपको 3-4 पॉइंटर्स बताए, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंटर्स बताता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंटर्स है। एक किताब में पढ़ रहा था, उस पर मैंने एक बहुत अच्छी बात करी। एक बहुत बड़े मतलब वैज्ञानिक है या कह लो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं कि ज़िंदगी में कैसे आप कामयाब हो सकते हो। अब कामयाब होने का मतलब आप अपने एग्ज़ाम से अगर कनेक्ट करेंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे कामयाब हो सकते हो, तो बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो जब वो अपने सेमिनार में जाते हैं तो बताते हैं कि इसको करने से आप कामयाब हो जाओगे। बहुत तरह की कहानियाँ, बहुत तरह के उन्होंने रूल्स बताए। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतनी किताबें लिख रखी, कोई एक रूल बताओ, मतलब इतने रूल कौन मतलब फॉलो करेगा? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दरअसल कामयाब होने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय बोला, एक ही रूल है और उसी रूल से फिर बाकी रूल बने हैं। वो क्या है? डिसिप्लिन। बच्चों देखिए, चाहे आप कॉम्पिटिशन में फेल हो रहे हो, चाहे आप ज़िंदगी में फेल हो रहे हो, एक मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चे को परेशान करती है, मैं देखता हूँ, वो डिसिप्लिन करती है। अब डिसिप्लिन क्या है? आज मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, किस एग्ज़ाम दे रहा हूँ? तो मैंने उससे बात करी, समझा, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि इस बच्चे का डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करने आते हो, तो आपको पहले टाइम देना पड़ेगा और छोटी बात समझते हैं। इनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खेती करी होगी या जानते होंगे खेती कैसे की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम खेती करते हैं तो वहां पर भी हम एक सिस्टमैटिक चीजों को फॉलो करते हैं। अगर आप समय पे खाद ना दें, समय पे पानी ना दें और समय पे आप फसल की गुड़ाई ना करें, तो फसल खराब हो सकती है, ये सबको पता है। और आपने देखा भी है कि हम सही समय पे बीज डालते हैं, सही समय पे फसल को क्या करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो फसल अच्छी होती है। लेकिन जब यही काम हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी पढ़ाई में लेके आते हैं, हम सिस्टमैटिक ही नहीं हो पाते। मतलब मेरा आपसे ये कहना है कि आपको जब ये बात पता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए पहले 3 महीने, 4 महीने मुझे पढ़ना है। पहले 3 महीने, 4 महीने मुझे एक कोर्स को फॉलो करना है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, लो वो अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। मतलब अगर कोई मुझसे आज पूछे कि यार तुम्हें तैयारी करनी है, तुम क्या करोगे? मैं बोलूँगा देखो मेरे पास समय नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है, आप सोचिए एजुकेशन एडटेक बन चुका है। एडटेक का मतलब क्या है कि एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। आज भी अगर आप देखो 2015 में मैं ऑफलाइन पढ़ाई करता था, तो ऑफलाइन अगर मैं मेरिट ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बैच में 200-300 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और आज मैं देखता हूँ कि मैं एक बैच में कम से कम 8,000 9,000 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, क्वालिटी एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया है। और आज आप अगर ये बात कर रहे हो कि सर कौन टीचर अच्छा है, कौन टीचर खराब है, तो मतलब आप इस टेक्नोलॉजी का सही फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे। मेरा मानना अब ये है कि आप क्या करिए, अगर आप फेलियर हो रहे हैं, तो आप थोड़ा रुकिए, समझिए। आप एक पेन पेपर निकालिए और खुद से पूछिए कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ?
सर किसी से मत पूछिए, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्ट इस वीडियो के बाद आप क्या करना, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करना और खुद से पूछना कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। सर आपको सारे जवाब अपने आप खुद ब खुद मिल जाएंगे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता बच्चों। मैं कभी-कभी ज़िंदगी में जब परेशान होता हूँ, मुझे लगता है कि यार मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सर मैं किसी से नहीं पूछता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए खुद से टाइम निकालता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार आखिरकार मैं क्यों परेशान हूँ? आखिरकार मैं क्यों लाइफ में फेल हो रहा हूँ? तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये कमियाँ भी तो हैं मेरे अंदर, मैं डिसिप्लिन नहीं है मेरे अंदर। अगर मुझे क्लास पढ़नी है तो मैं कभी क्लास कर रहा हूँ, कभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि यार अरुण सर का मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, जब तक मेरा प्री कंप्लीट ना हो जाए, मैं क्या कर रहा हूँ 4 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इधर-उधर भागने लग जाता हूँ। मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं है। तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको खुद ही मालूम चल जाएँगी और मैं अभी भी बोलूँगा अगर आपको फेलियर है, देखिए कोर्स खरीदना, कोर्स से पढ़ना ये ठीक ऐसी बात है बच्चों जैसे आप अपने लिए सामान खरीदते हो। सामान मतलब आप अपने लिए कपड़े खरीदते हो ताकि आप सर्दी से बच सको। आप अपने लिए जो भी सामान खरीदते हो आप उसका फ़ायदा उठाते हो, ऐसी एक कोर्स है। किसी भी कोर्स में जब आप एंट्री लेते हो तो वो कोर्स ये नहीं कि उस कोर्स से आपका नुकसान हो रहा है। आप कोशिश करते हो कि उस कोर्स से जो आपको नॉलेज मिले, उस नॉलेज का आप इस्तेमाल करके एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। बहुत बेसिक सी बात है। तो कभी भी जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास जैसे मुझे भी ये एक चीज़ भी आज तक समझ नहीं आई, सर मेरे पास तो कोर्स खरीदने के लिए ₹2800 नहीं है। मैं समझता हूँ कि कभी-कभी हालात और परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन उस सिचुएशन में आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये सोचा करिए बच्चों कि यार अगर पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, जब तक पैसे नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आप अगर देखोगे चलो मैं कह रहा कोर्स अवेलेबल नहीं है, आपकी क्लासेस तो अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब को भी सिस्टमैटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ते हो, तो भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आप देखोगे बीच-बीच में आपने देखा होगा अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप आती रहती है। आप सच में अगर पैशनेट हैं, आप स्कॉलरशिप में आके उस स्कॉलरशिप को लगा के आपकी रैंक आ जाएगी, आपको सब्सक्रिप्शन फ्री का पड़ जाएगा। बीच-बीच में इतने सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स वगैरह आते रहते हैं, आपके पैसे बच जाते हैं। बट मैं पैशनेट तो हूँ किसी भी चीज़ को। अगर मैं एक माइंड मेकअप अपने चारों तरफ कर लूँगा कि मेरे पास ना तो पैसे, ना मेरे पास नॉलेज है, मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात मानिए, आप खुद को एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं, जहाँ से वापस आ पाना बहुत मुश्किल है और वो है नेगेटिविटी सर। तो सबसे पहले तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद 2 काम कीजिए, साइलेंट बैठिए और देखिए कि आपकी कमियाँ क्या हैं। आपको लग रहा है मेरा मेंस अच्छा नहीं है, अरे भाई तो किसी भी टीचर का एक मेंस पढ़ के एक बार समझ लो। आपको लग रहा है कि यार उस टीचर का समझ नहीं आया, तो दूसरा टीचर पकड़ लो, वो नहीं आया तीसरा पकड़ लो। किसी एक को तो पकड़ो पहले, उसकी पूरी बात तो सुनो, समझो तो सही। आपको लग रहा है कि अरुण सर आपसे पढ़ गया, समझ में आ रहा है, तो आप मेरा एक पूरा फाउंडेशन बैच पकड़ो पहले, खत्म कर लो। बैच में मैंने बोला है कि जब ये खत्म कर लो, फिर मेंस लगा लो। तो चीज़ें इतनी सिस्टमैटिक हैं, उस सिस्टमैटिक को अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो सर आप जॉब लगने के बाद भी फिर आप परेशान ही रहोगे। ऐसा नहीं कि आप जॉब देखो गवर्नमेंट जॉब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली तो मुझे अब बस सब कुछ मैंने अचीव कर लिया। इसके बाद में सिचुएशन खराब होती है। बहुत लोग नौकरियाँ लगते हैं, वे छोड़ देते हैं। शायद वो और उनको कुछ लाइफ में चाहिए होता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको सबसे पहले जो करना है वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन बनाइए और फिर आप तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं एग्जाम को क्रैक करने में इस बार सफल हो पाया हूँ। तो मेरी तरफ से इतना ही सर, बाकी मैं यही बोलूंगा कि जो मेरे कोर्सेज हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। कौन-कौन से कोर्सेज जिनको मैं बोलूंगा सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करो। आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, आपको वहां पे मेरा मेरा बैच दिखेगा। क्वांट बैंकर फाउंडेशन बैच के नाम से भी दिख जाएगा और चारों का भी दिख जाएगा। बैंकर फाउंडेशन बैच। अब ये फाउंडेशन बैच आपको पूरा सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? और मैं तो सभी को बोलता हूँ कि यार देखो, कितना समय आपसे माँग रहा हूँ मैं? 4 महीने? सर मैंने ना 8 अगस्त को स्टार्ट किया था एक बैच और उस बैच में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से अगर कोई हो, तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था 8 अगस्त को, तो मैंने बच्चों से बोला था कि भाई आप क्या करना, मुझे 8 सितंबर तक का वक़्त देना। अगर 8 सितंबर तक तुम्हारे में पेपर में मैथ्स के पेपर में 10 से 15 नंबर लाने में सक्षम नहीं रहा, तो फिर मुझे फॉलो ही मत करना। और आज सर मेरे ख्याल से तारीख है आपकी 6 सितंबर। तुम बिलीव नहीं करोगे जिन्होंने 8 अगस्त को पढ़ा था अभी 8 सितंबर हुआ नहीं और वो आज बच्चे कह रहे हैं, सर हमारे 10 नहीं, हमारे तो 12 नंबर तक आने लगे। तो एक टीचर को अनुभव होता है कि चीज़ें कहाँ से कैसे बनती हैं पेपर में, क्योंकि मैं एक ही काम तो कर रहा हूँ, आप सोचो ना। मैं पिछले 6-7 सालों से यही तो काम कर रहा हूँ। आपको पढ़ाना, क्वेश्चन निकालना और कौन-कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में उसका एनालिसिस करना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी एक काम को लंबे अरसे से करते आ रहा तो उसमें उसको परफेक्शन आ ही जाएगा। मेरी जगह अगर आप ये काम करना शुरू कर दोगे 2-3 साल में आप
अच्छे एडवाइजर बन जाओगे कि सर बैंकिंग की मैथ को ऐसे पढ़ना है। पहली बात तो कभी टीचर पे डाउट ही मत कीजिए क्योंकि इसका काम ही यही है। वो 3, 4, 5, 6 सालों से यही कर रहा है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपको कैसे पता कि 1 महीने में हो जाएगा? अरे भाई मैं 6 साल से यही काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो उन्हीं को पहले पढ़ाया था। इसलिए मैं बोलूँगा आप आइए बैंकर फाउंडेशन बैच उठिए, एसबीआई पीओ की टारगेट करिए। अगर आप फिर भी हताश हो रहे हो, कुछ मत, सब कुछ भूल के जुड़िए मेरे साथ, फॉलो कीजिए, शेड्यूल बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, पढ़ने में मजा आएगा और आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। ठीक है सर? चलिए, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगा। बाकी एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, कोई अनअकैडमी पे जिन लोग सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पे ना एक ऑफर भी चल रहा है बच्चों, ये देखिए। ये देख सकते हो आप। तो अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है जिसमें ₹2800 में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए जिनको ज़रूरत हो ना वही खरीदना। ज़रूरत ना हो ना बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया, सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ये भी गलत धारणा है। सब्सक्रिप्शन बाय करना बेसिकली एक एंट्री है। जैसे हम घर में जब जाते हैं, तो हम चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने का ये मतलब नहीं कि हम इस पूरे घर में अधिकार जमा लेंगे। हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन-सा रूम है, कौन-सा किचन है, कौन-सा क्या है। तो आप आइए, पहले एंट्री लीजिए, चीज़ों को समझिए, थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए और फिर जब आप इस चीज़ को अपनी असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे, आपको दिखेगा कि आपके रिज़ल्ट्स बेहतर हुए हैं। अगर आप मेंस में फेल हो रहे हो, तो मेंस का बैच करो। आप प्री में फेल हो रहे हो, तो प्री का पहले बैच करो। प्री और मेंस को साथ में वो लेके चलते हैं, जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मत पढ़ो ना साथ में। पहले प्री कर लो अच्छे से, पहले प्री निकालने पे फोकस करो। जब आपको लगे मेरे प्री निकलने लगे, फिर आप मेंस करो। ठीक है भाई? चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सो मच।